नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। राज्य की 5 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है। कल 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। साथ ही प्रदेश में 83,37,000 से ज्यादा मतदाता है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। साथ ही 274 जोन और 1499 सेक्टर्स में पूरे राज्य को बांटा गया है। 5,892 केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही 1365 बूथों में 809 बूथ अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। 19 अप्रैल को पहले चरण में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान है। इसको देखते हुए हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर दी गई है। राज्य की 5 सीटों पर चुनाव होगा। आपको बता दें कि कल 55 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला हो जाएगा। प्रदेश में 83,37,000 से ज्यादा मतदाता है जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है। तैयारियों को अंतिम रूप देना अब शुरू कर दिया है। आज सभी पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। इसमें 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। राज्य की 5 सीटों में कल मतदान है। 55 प्रत्याशियों के कल राजनीतिक भविष्य का फैसला हो जाएगा। कल बड़ी परीक्षा सभी के लिए, प्रत्याशियों के साथ साथ मंत्री और विधायकों के लिए भी ये बड़ी परीक्षा, क्योंकि 5 सीटों में हर सीट पर 14 विधानसभाएं हैं। पूर्व विधायकों के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। इस दौरान 70 विधायक अपनी ताकत इस चुनाव के लिए झोंक चुके हैं। क्या अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की नैया पार ये नेता लगा पाएंगे, ये सवाल जो है बरकरार है। तो बड़ी खबर आपको बता दें चुनाव से जुड़ी कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों में कल मतदान होना है, कल वोटिंग होनी है। इसको देखते हुए 55 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का कल इसी के साथ फैसला हो जाएगा। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में किस किस के बीच चुनाव है। बीजेपी से अजय टम्टा और कांग्रेस से प्रदीप टम्टा। वहीं टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने माला राज्य लक्ष्मी शाह पर दाव चला है। कांग्रेस ने जोत सिंह गुनसोला, पौड़ी से गणेश गोदयाल और बीजेपी से अनिल बलूनी। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से बीजेपी के अजय भट्ट और कांग्रेस के प्रकाश जोशी मैदान में है। हरिद्वार के रण की बात की जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी से, और साथ में वीरेंद्र रावत, पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरह से बात की जाए, अब एक ही दिन का समय कल जो है यानी 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में वोटिंग होगी। सबसे पहले आपसे जानने चाहेंगे कि चुनाव आयोग की तरफ से कैसी तैयारियां? जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि अब सिर्फ मतदान के लिए जो काउंटडाउन है वो काउंटडाउन अब अंतिम चरण में यहाँ पर पहुंच चुका है। सिर्फ कुछ ही घंटे यहाँ पर बचे हैं। 24 घंटे से भी कम का समय यहाँ पर बचा है और अब मतदान होने के लिए, और उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी पूरे प्रदेश में मतदान के लिए यहाँ पर कर ली है। जो पोलिंग पार्टियां थी, जो शहर या शहर के आसपास के जो क्षेत्र थे, वहां के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएगी। कल भी ये कह सकते हैं कि पोलिंग पार्टियों को रवाना करने का समय यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया था, और जो सबसे दूरस्थ जो क्षेत्र थे उन्हें 2 दिन पहले ही ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई थी, जहां पर 10 से 15 किलोमीटर का सफर पोलिंग पार्टियों को पैदल तय करना है, उनको पहले ही यहाँ पर भेजा गया था। ये समझा जा सकता है कि इस बार चुनाव को लेकर जो सुरक्षा का जो घेरा होगा वो काफी कड़ा यहाँ पर होगा, क्योंकि जो स्थानीय बिल्कुल अभय, कितने पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं? आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो अति संवेदनशील पोलिंग बूथ्स है वहां पर किस तरह से तैयारियां, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश भर में 11,729 पोलिंग बूथ इस समय यहाँ पर मौजूद है, और इन सभी पोलिंग बूथों पर इस बार मतदान के लिए जो तैयारियां निर्वाचन आयोग की वो पूरी कर ली गई है। कोशिश यही है यहाँ पर निर्वाचन आयोग की कि हर पोलिंग बूथ पर ज्यादा से ज्यादा मतदान यहाँ पर हो सके। कोशिश है कि 100% मतदान हर पोलिंग बूथ पर कराई जा सके, क्योंकि पिछले दिनों 100% पोलिंग कराने के लिए जनता के बीच में जागरूकता अभियान
निर्वाचन आयोग की तरफ से चलाए गए थे। लोगों से अपील की गई थी वो कम से कम अपने मतदान का प्रयोग अवश्य यहाँ पर करें और इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सियासी दल भी यही अपील यहाँ पर कर रहे थे जनता से कि ज्यादा से ज्यादा जनता अपने मत का प्रयोग यहाँ पर करें और अपना जनप्रतिनिधि चुनने का काम करें। तो यही समझा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में कल 19 अप्रैल के लिए जो मतदान की तैयारियां वो जोर शोर से यहाँ पर की गई है। जो संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है उन सभी पोलिंग बूथों पर ये कह सकते हैं कि अर्धसैनिक बलों के साथ साथ स्थानीय जो फोर्स है वो यहाँ पर लगा दी गई है। होमगार्ड की ड्यूटी, प्यारी जवानों की ड्यूटी भी वहाँ पर लगा दी गई है। इसके अलावा जो ऐसे अब है क्योंकि कल लोकतंत्र का महापर्व है और उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान होना है। यहां पर अगर बात की जाए तो 55 जो प्रत्याशी है उनके राजनीतिक भविष्य का कल फैसला हो जाएगा। ऐसे में किस तरह से देखें, किस तरह से तैयारियां सभी की, क्योंकि हमने देखा कल बीते दिन किस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम चुका था, लेकिन क्या आज जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर पहुंच रहे हैं लोगों के घर? साथ ही ये भी जानना चाहेंगे अब है कि जिस तरह से तैयारियां पूरी है वहीं कई सारे ऐसे लोग हैं, बड़े नाम हैं जिनकी साख जो है दाव पर है। देखिए, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि चुनावी शोर थमने के बाद जो डोर टू डोर का जो प्रचार है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। डोर टू डोर में समझ सकते हैं कि जो सियासी दल है उनके जो प्रत्याशियों की जो छोटी छोटी जो टोलियां होती है कार्यकर्ताओं की, वो घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और उन्हें कल मतदान के दिन पर मतदान पोलिंग स्टेशन पर आने के लिए उनसे अपील यहाँ पर कर रहे हैं। और 55 जो सियासी ये कह सकते हैं कि जो मैदान में उतरे में जो प्रत्याशी मैदान में चुनाव मैदान में उतरे उनके भाग्य का फैसला कल ईवीएम में भी बंद हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो मुख्य मुकाबला देखने को मिला उसमें जनता किस किस के भाग्य का फैसला तय करती है वो कल पता यहाँ पर चल जाएगा। लेकिन प्रत्याशियों की तरफ से कोशिश अपनी पूरी कर ली गई है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है उन पोलिंग बूथों पर कह सकते हैं कि जो अति संवेदनशील है उन पर वीडियोग्राफी भी कराने का निर्णय यहाँ पर निर्वाचन आयोग की तरफ से लिया गया है। यानी तीसरी आंख का पहरा भी पूरी तरीके से रहेगा। जो पोलिंग पार्टियां रवाना की गई है उन सभी गाड़ियों पर जीपीएस लगा दिए गए ताकि उनका जो रूट है, उनका जो रूट का जो मैप है वो लगातार यहाँ पर चेक होता रहे कि किस रूट से कौन सी गाड़ी निकली। अब कल मतदाताओं को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसके लिए किस तरह से तैयारी है? क्योंकि कल लोकतंत्र का महापर्व है, लोग जो है पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे वोट कास्ट करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर पोलिंग बूथ पर पूरी तैयारी यहाँ पर है। यानी अगर कोई दिव्यांग मतदाता है तो उसके लिए एक स्लोप का जो आने का जो जरिया है, जो रास्ता है उसको वहाँ पर बना लिया गया है। जो लोग उसे डंडी कंट्री से यहाँ पर आएंगे उनके लिए भी सहायता समूह के जो युवा हैं उनको वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। उनको लाने का काम वहाँ पर किया जाएगा। बुजुर्ग मतदाताओं को जो पोलिंग स्टेशन पर आकर अपना वोट देना चाहते हैं, जो घर पर जिन्होंने वोट देने की अपनी मांग की थी उनके फॉर्म वहाँ पर भरवा दिए गए, बैलेट पेपर वहाँ पर भरवा दिए गए। लेकिन जो पोलिंग स्टेशन पर आना चाहते हैं उनके लिए भी पूरी व्यवस्था वहाँ पर कर दी गई है। साथ ही ये समझा जा सकता है कि पोलिंग स्टेशन के 150 मीटर के दायरे में धारा 144 पूरी तरीके से लागू रहेगी। यानी कोई व्यवस्था इस दौरान वहाँ पर सियासी दलों का नहीं होगा। लेकिन जो सहायता समूह के जो दस्ते होंगे, जो युवा वहाँ पर होंगे, वो लोगों की मदद करते हुए जरूर आएंगे। यानी उन्हें पानी की अगर आवश्यकता है तो पानी की उन्हें पिलाने का वहाँ पर किया जाएगा ताकि किसी प्रकार से ना हो। धूप में किसी पर अगर ज्यादा लोग वहाँ पर खड़े हैं तो उस लाइन में कैसे उसको नियंत्रित किया जा सकता है उसकी व्यवस्था भी वहाँ पर। वोटिंग परसेंटेज उत्तराखंड में बढ़ सके इसके लिए कई सारे जो है जागरूकता अभियान जो है चलाए गए थे। एक अभियान ये भी था कि जो लोग वोट कास्ट करेंगे उसके बाद उन्हें अगले दिन जो है देहरादून में होटल एसोसिएशन की तरफ से अपील की गई थी कि उन्हें कुछ % डिस्काउंट मिलेगा उनके ऑर्डर्स में। और किस तरह से अभियान चलाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो पहुंचे और अपना वोट कास्ट करें, अपने मत का प्रयोग करें। निर्वाचन आयोग का दूसरा पहलू यहाँ पर समझ सकते हैं या सियासी दलों के या जो सामाजिक संगठन है उनकी तरफ से जनता से अपील यहाँ पर जरूर की गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो अपना वोट डालने के लिए दूसरे बड़े शहरों से अपने गांव वापस आएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं वहां पर हो सकती है। तो कुछ सामाजिक संगठनों ने गाड़ियों की व्यवस्था वहां पर की है। उनको ले जाने का पूरा रास्ता जो होगा वो फ्री ले जाने का अप्रोच वहां पर किया जाएगा। कुछ लोगों ने उनके रुकने की पूरी व्यवस्था वहां पर की है कि अगर आना चाहें तो वहां पर अपना रिफ्रेशमेंट या थोड़ी देर आराम वहां पर कर सकते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर जरूर की गई है ताकि मतदान के प्रति जागरूकता बनी रहे, ज्यादा से ज्यादा मतदान पूरे प्रदेश में हो सके। जो पिछले रिकॉर्ड है उन रिकॉर्डों से ज्यादा यहाँ पर मतदान हो सके और लगातार वो कोशिश यहाँ पर सफल होती हुई भी दिखी है। क्योंकि अभी तक के जो प्रयास यहाँ पर हैं उन प्रयासों में कहा जा सकता है कि लगातार
बीजेपी को वो सफलताएं या कांग्रेस को सफलताएं यहाँ पर मिली है कि मतदाताओं को जागरूक करने में सफल यहाँ और पर है। अभय, जो लोग कुछ उत्तराखंड के नागरिक हैं लेकिन वहां पर इस वक्त मौजूद नहीं है या वोट कास्ट करने दूर कहीं बाहर रहते हैं लेकिन वहां पहुंच नहीं सकते, क्या उन लोगों के लिए भी कुछ व्यवस्था या खास इंतजाम? देखिए, अगर वो सर्विस वोटर है तो उसके सर्विस वोटर्स के लिए पूरी व्यवस्था वहां पर की गई है, यानी पोस्टल बैलेट की पूरी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई थी। जो सर्विस क्लास का वोटर था उनको पहले पूछा गया था कि वो किस लोकसभा क्षेत्र आते हैं, किस विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, तो उसके पोस्टल बैलेट उन्हें पहले से ही उपलब्ध कराने की मांग वहां पर की गई थी। उसके लिए उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वहां पर करना था और उसमें अपनी उपयोगिता वहां पर बतानी थी कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से पत्र करना चाहेंगे। जिन कर्मचारियों की निर्वाचन में ड्यूटी यहाँ पर लगी है उन्हें उन्हीं मतदान स्थलों पर मतदान करने की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी, उसकी भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर होगी। यानी पोलिंग पार्टियां रवाना से पहले ही उन्हें मतदान करने की पूरी व्यवस्था थी और उसकी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई। लेकिन अदर जो वोट है, सभी पब्लिक से ये कह सकते हैं कि आम जनता से अपील की गई थी कि कम से कम अपना वोट अपने गांव में आकर अवश्य डालें और उसके लिए उनकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था दूसरी निर्वाचन आयोग की तरफ से नहीं की गई कि जो लोग आम जनता एक शहर से दूसरे शहर में रहते हैं और दूसरे शहरों में अगर वो वोट कास्ट करना चाहते हैं तो ऐसी कोई व्यवस्था उनके लिए यहाँ पर नहीं है। उन्हें वापस अपने गाँव आना ही होगा वोट डालने के लिए, अगर वो सामाजिक संगठनों या सियासी दलों के। बिल्कुल अभय, बस एक दिन का और वक्त बचा है, कुछ ही घंटों का और समय। कल लोकतंत्र का महापर्व है, उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान होना है जिसके लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में शराब की जो दुकानें हैं वो बंद हो गई हैं। 48 घंटे पहले ड्राई डे लागू हो गया है। कल शाम से शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी सील कर दिए गए हैं। तो 19 अप्रैल को लोकतंत्र का महापर्व है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसको देखते हुए शराब की जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई है। 48 घंटे पहले ड्राई डे लागू होगा, यानी आज शाम से शराब की जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी सील कर दिए गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजे हैं। ऐसे करीब 6 लोकसभा प्रत्याशी हैं जिनको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजे हैं। जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने कहा कि अभी तक 6 प्रत्याशियों को नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि नोटिस का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। साथ ही मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लगभग हमने अभी तक 6 आदर्श आचार संहिता की नोटिस का उल्लंघन का रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा नोटिस दिया गया है। उसका अभी तक जो जवाब आने के बाद उसका परीक्षण करके उसमें सकारात्मक कार्रवाई नियमानुसार किया जाए। वहीं सोशल एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल ने प्रदेश की जनता से वोट डालने की अपील की है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार लोकसभा चुनाव में 11 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का वोट प्रतिशत 10वें स्थान पर था, जिससे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग समेत सामाजिक संस्थाओं के द्वारा अपील और प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के 83 लाख वोटर्स से मैं अपील करना चाहूँगा कि कल यानी 19 अप्रैल को होने वाले 18वें लोकसभा चुनाव में वोट अवश्य करें। राज्य में एक बेहद बड़ा सामाजिक और राजनीतिक चिंता का विषय उत्तराखंड में कम होने वाली वोटिंग है। जब हम राष्ट्रीय औसत की तुलना में एक अध्ययन करते हैं या समस्त हिमालयन राज्यों को देखते हैं तो ये पाते हैं कि जम्मू कश्मीर के बाद में सबसे कम वोट पड़ा है 2019 के चुनाव में, वो उत्तराखंड राज्य में पड़ा है। कल हमारे सामने एक मौका है कि हम इस ट्रेंड को बदल सकें। अगर हो सके तो अपने आसपास के अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। अगर आप किसी शैक्षिक संस्थान या किसी बड़े उद्योग का संचालन करते हैं तो आप अपने लोगों को भी प्रेरित करें, उन्हें छुट्टी अवश्य दें। भारी संख्या में जाकर जो हमारा एक लोकतांत्रिक कर्तव्य है उसका हम लोग निर्वहन करें। वहीं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की बहू और पूर्व मिस इंडिया अनुकृति गोसाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का समर्थन किया है। बता दें कि अनुकृति गोसाई कांग्रेस से इस्तीफा दे चुकी हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी में हालांकि शामिल
नहीं हुई है। बावजूद इसके अनुकृति ने पीएम मोदी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही देश विश्व की तीसरी महाशक्ति बन सकता है। वीडियो जारी कर उन्होंने पौड़ी की जनता से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी को वोट देकर प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की है। और आज उन्हीं के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर लाए और पूरे देश के अंदर देवभूमि की एक मिसाल कायम की। हमारे प्रदेश के बहुत ऊर्जावान, बहुत कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, जिनके सानिध्य में आज उत्तराखंड प्रगतिशील है। मेरा गृह क्षेत्र पौड़ी है, क्योंकि मैं पौड़ी से आती हूँ, और वहां से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आदरणीय अनिल बलूनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के हर एक सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक नई सोच के व्यक्ति हैं, गढ़वाल को विकसित गढ़वाल बनाना चाहते हैं। मैं आज उत्तराखंड की नागरिक होने के नाते अपना समर्थन उन्हें देती हूँ, अपना समर्थन नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देती हूँ, और आप सबसे भी अनुरोध कर रही हूँ कि आप सभी लोग 19 तारीख को अपना मतदान करने जरूर जाएं, ताकि हम एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना पाएं, ताकि उत्तराखंड के विकास को एक नई तीव्र गति मिल पाए। खबर देहरादून से है, जहां 19 अप्रैल को प्रदेश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसको लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि कुल 1880 पोलिंग स्टेशनों में से क्रिटिकल 136 पोलिंग स्टेशनों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जा रही है। इसमें 10 कंपनी सीआरपीएफ और आईटीबीपी की लगाई गई है। इसके साथ ही इंटरस्टेट बॉर्डर्स वाले शहरों में 10 जगह ऐसे पड़ते हैं, जिसको लेकर सख्ती से चेकिंग शुरू कर दी जा चुकी है। इसमें फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी लगाई गई है। जैसा भी बताया पीएम मैडम ने कि इसमें जो हमारी जो 1880 जो पोलिंग स्टेशन है, इसमें जो क्रिटिकल हमारे चिन्हित हुए थे 136, जिसमें सभी पर हाफ ऑफ सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, जिसमें हमें 10 कंपनी सीआरपीएफ, आईटीबीपी और फोर्सेस मिली है इसमें, जो हमें 10 कंपनियों को डिप्लॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा इंटर स्टेट जो बॉर्डर है 10 जगह पड़ता है देहरादून से, वहाँ भी हमारी राउंड द क्लॉक जो है चेकिंग स्टार्ट हो गई है, और फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स भी इसमें लगी हुई है। तो देखा जाए सुरक्षा के जो मानक है, क्रिटिकल जो बूथ चिन्हित किए गए हैं एआरओ द्वारा या पुलिसकर्मियों ज्वाइंट, उसमें उन सभी पर जो मानक के अनुसार, चुनाव आयोग के मानक के अनुसार फोर्स लगाया जा रहा है। साथ ही साथ 21 थाने जो हमारे हैं, उसमें अलग से क्यूआरटी में भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को रिजर्व में दिया गया कि किसी आकस्मिक परिस्थिति में वो वहां पर जाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा पूर्व छात्र नेता और पूर्व पार्षद संदीप पटवाल के निधन पर गहरा शोक जताया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पृथक उत्तराखंड आंदोलन में संदीप पटवाल ने बहुत योगदान दिया था। आपको बता दें कि राज्य आंदोलन के दौरान बंद, चक्का जाम, रेल रोको और छात्रों के साथ समन्वय बनाकर बेहतरीन काम किया गया था। संदीप पटवाल लंबे समय से बीमार थे और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। खबर रामनगर से है, जहां कॉर्बेट नेशनल पार्क की ढेला रेंज के बासीटीला गांव में बाघ ने एक युवक को अपना शिकार बना लिया। खेत की निगरानी करने गए युवक को बाघ ने अपना निवाला बना दिया। वहीं बाघ के हमले से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीण शव को लेकर धरने पर बैठ गए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने बताया कि इस क्षेत्र में बाघ के हमले की ये 5वीं घटना है। उन्होंने बताया कि वन विभाग को कई बार चेताने के बावजूद भी हमलावर बाघ को अभी तक पकड़ पाना वन विभाग नहीं पकड़ पाया है। तो रामनगर से एक खबर है, जहां बाघ ने एक युवक पर शिकार किया और युवक को अपना निवाला बना दिया।
देखिए, आज ये लालपुर बाजपा में एक घटना हुई है जो 5वीं घटना के रूप में यहाँ पर देखी जा रही है। और वो अपने घर के पास खेतों पर चौकीदारी कर रहे थे पप्पू तिवारी जी, उनको घसीटते बाग 60 से 70 मीटर अंदर तक ले गया है। निश्चित रूप से ग्रामीणों में एक दहशत का माहौल यहाँ पर बना हुआ है और बार बार हमारी मांग रहती है कि हमें वन्य जीव से हमारी सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन जब घटना होती है, उच्च अधिकारी आने के बजाय, आज भी आप देख रहे होंगे लगभग 2 या 3 घंटे देरी से यहाँ पर उच्च अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, अब जाके पहुंचे और ग्रामीण मांग कर रहे हैं, 100 को उठाने भी नहीं दे रहे। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि हमें इन जंगली जानवरों से और इस बाघ के आतंक से हमें निजात दिलाई जाए और जो पप्पू तिवारी की पत्नी है उनको जो है नौकरी दी जाए। इस आश्वासन के साथ अगर ये मानते हैं तो हम 100 को उठने देंगे। और यदि अब भी हमें जो है वन्य जीव से सुरक्षा नहीं मिली तो एक रणनीति बनाने की अब जरूरत है हमें, और ग्रामीणों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन करने का मन हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है। तो रामनगर में बाघ का आतंक लगातार जारी है। बीते दिनों बाघ ने एक युवक पर हमला कर उसे अपना निवाला बना दिया। युवक खेत की निगरानी करने पहुंचा था, बाघ ने अचानक हमला किया और युवक को अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रामनगर में बाघ के शिकार की ये 5वीं घटना है, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने युवक के शव को रोड पर रखकर प्रदर्शन किया। इसी के साथ देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।